हे दोस्तों, आज के इस अल्टीमेट फिजिक्स रिवीजन सेशन में हम सभी का स्वागत है। आज हम मिलकर फिजिक्स के उन हाई यील्ड और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स का एकदम रैपिड रिवीजन करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही क्रूशियल हैं। हम सीधे उन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे जहां से सबसे ज्यादा और ट्रिकी सवाल बनते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इसमें डाइव करते हैं और फिजिक्स के इन मुश्किल लगने वाले फंडों को हमेशा के लिए दिमाग में लॉक कर लेते हैं। इस सेशन की शुरुआत एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी से करते हैं। जरा सोचिए, साल 1999 में नासा का $125 मिलियन का मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर अचानक क्रैश क्यों हो गया? क्या वो कोई बहुत बड़ा हार्डवेयर फेलियर था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत ही बेसिक सी यूनिट कन्वर्जन की गलती का नतीजा था। एक इंजीनियरिंग टीम ने डेटा किसी और मीट्रिक सिस्टम में भेजा और दूसरी टीम ने उसे किसी और सिस्टम में रीड कर लिया, और नतीजा करोड़ों डॉलर का प्रोजेक्ट पल भर में हवा में उड़ गया। उस नासा क्रैश के पीछे इन्हीं मेजरमेंट प्रणालियों का ही तो हाथ था। हुआ कुछ यूं था कि एक टीम MKS यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड का इस्तेमाल कर रही थी, जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन दूसरी टीम ने गलती से उसे FPS यानी फुट, पाउंड, सेकंड समझ लिया, जो अमेरिका में काफी कॉमन है। ये वाकया एकदम साफ कर देता है कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों को नापतौल की एक फिक्स्ड ग्लोबल भाषा की कितनी सख्त जरूरत थी ताकि ऐसे भयंकर और महंगे हादसे दोबारा ना हो। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक क्विक नजर डालते हैं। हम शुरू करेंगे ग्लोबल मेजरमेंट और SI यूनिट्स से, फिर फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स, वेक्टर्स और स्केलर्स के फंडे, सदिशों का जोड़, मोशन के डायनामिक्स और आखिर में फोर्सेस, फ्रिक्शन और ग्रेविटी के राज खोलेंगे। ऑल राइट, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मेजरमेंट और SI यूनिट्स की। इसे आप फिजिक्स की ABCD या वर्णमाला समझ लीजिए। एक मीटर आखिर कितना लंबा होता है, इसकी कहानी बड़ी ही मजेदार रही है। 1889 में 1 मीटर का मतलब था पेरिस में रखी हुई प्लैटिनम इरिडियम धातु की एक फिजिकल छड़। लेकिन अरे भाई, धातु तो मौसम के साथ फैल या सिकुड़ सकती है ना, ये तो गड़बड़ हो जाती। इसीलिए 1983 में इसे स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की गति के साथ फिक्स कर दिया गया। अब 1 मीटर वो सटीक दूरी है जो प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड के 2,99,792,458वें हिस्से में तय करता है। अब ये परिभाषा यूनिवर्स में कभी नहीं बदलेगी। बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स। ये हमारी फिजिक्स की वोकैब्युलरी है जिनसे बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। चलिए इन SI बेस यूनिट्स को रटने की जगह सीधा अपनी डेली लाइफ से जोड़ते हैं। करंट नापने वाले एम्पियर का मतलब है जैसे घर का AC जो लगभग 15 एम्पियर पावर खींचता है। कैंडेला, नाम से ही पता चल रहा है, इसका सीधा सा मतलब है एक मोमबत्ती यानी कैंडल की चमक। टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन है जो एब्सोल्यूट 0 से शुरू होती है। और ये मोल क्या है? इसे बस एक केमिस्ट का दर्जन समझ लीजिए। जैसे दर्जन में 12 चीजें होती हैं, वैसे ही मोल में पार्टिकल्स का एक फिक्स्ड नंबर होता है। बहुत सिंपल। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम और लाइफ ट्रिक शेयर करते हैं। मान लीजिए कभी किसी रियल एस्टेट प्लॉट का एरिया गज में निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। बस प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई को फीट में नापकर आपस में गुणा कर लीजिए। इससे आपको टोटल स्क्वायर फीट मिल जाएगा। अब उस नंबर को बस 9 से डिवाइड कर दीजिए। जो फाइनल नंबर आएगा वही आपका एरिया गज यानी स्क्वायर यार्ड्स में होगा। है ना कमाल की ट्रिक? अब छलांग लगाते हैं तीसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, डिकोडिंग वेक्टर्स एंड स्केलर्स। यहाँ डायरेक्शन यानी दिशा का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, स्केलर का सीधा सा मतलब है सिर्फ एक मैग्नीट्यूड यानी एक नंबर। मान लीजिए किसी को बुखार है, तो हम यही कहेंगे ना कि 102 डिग्री बुखार है। कोई ये थोड़ी कहता है कि भाई मुझे उत्तर दिशा में 102 डिग्री बुखार है, अजीब लगेगा। लेकिन अगर कोई तूफान आ रहा है तो सिर्फ उसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जानना काफी नहीं है। हमें ये भी जानना होगा कि वो किस दिशा में बढ़ रहा है। जहां परिमाण के साथ दिशा भी जुड़ जाए वो वेक्टर है। अब आते हैं उन सवालों पर जो एग्जाम्स में पक्का फंसाते हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी दिशा होती है, तार में ये एक दिशा में बहता है, लेकिन फिर भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि 3 एम्पियर और 4 एम्पियर करंट हमेशा जुड़कर 7 एम्पियर ही होता है, चाहे तार का एंगल कुछ भी हो। दूसरा बड़ा ट्रैप, मास यानी द्रव्यमान। ये एक स्केलर है, ये बस आपके अंदर के मैटर की मात्रा है। लेकिन आपका वेट यानी भार वो एक वेक्टर है,
क्योंकि भार असल में वो गुरुत्वाकर्षण बल है जो आपको नीचे की ओर खींच रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, वेक्टर एडिशन एंड प्रोडक्ट्स, यानी वो अजीब दुनिया जहां 3 और 4 मिलकर हमेशा 7 नहीं होते। वेक्टर्स को जोड़ने का एक खास तरीका होता है जिसे पैरेललोग्राम लॉ या समांतर चतुर्भुज का नियम कहते हैं। इसे ऐसे इमेजिन करिए, दो लोग एक भारी बक्से को एक ही समय पर अलग अलग एंगल से खींच रहे हैं। अगर एक इंसान पूर्व की तरफ 3 न्यूटन का बल लगा रहा है और दूसरा उत्तर की तरफ 4 न्यूटन का, तो दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब हम इसे फॉर्मूले में डालेंगे तो रिजल्ट 7 नहीं बल्कि 5 न्यूटन आएगा। यही तो वेक्टर्स का असली मैजिक है। और जब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने की बात आती है तो इसके भी अपने रूल हैं। इसके 2 तरीके होते हैं। पहला है डॉट प्रोडक्ट। इसका रिजल्ट हमेशा एक सिंपल नंबर यानी स्केलर होता है। जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट हमें वर्क यानी कार्य देता है जिसकी कोई दिशा नहीं होती। और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसका रिजल्ट हमेशा एक बिल्कुल नया वेक्टर होता है जो अपनी एक नई दिशा लेकर आता है। यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं सेक्शन 5 में, मोशन बेसिक्स एंड डायनामिक्स, यानी चीजें स्पेस में कैसे मूव करती हैं। यहाँ एक बहुत ही क्लासिक सवाल बनता है, क्या जीरो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि दूरी भी जीरो होगी? जरा सोचिए, एक एथलीट 400 मीटर के ट्रैक का एक पूरा गोल चक्कर लगाता है और वापस उसी स्टार्टिंग लाइन पर आकर खड़ा हो जाता है। उसने दौड़ लगाई, पसीना बहाया और 400 मीटर की दूरी तय की। लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या है? क्योंकि वो जहां से चला था वहीं वापस आ गया, तो उसका कुल डिस्प्लेसमेंट एकदम जीरो है। अब ये रिटार्डेशन या मंदन क्या बला है? कुछ नहीं, ये बस नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप आगे बढ़ रहे हों और सामने से कोई बहुत तेज हवा का झोंका आपको रोक रहा हो। अगर आपको पीछे से धक्का लगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन अगर धक्का सीधे सामने से लगे तो आपकी स्पीड कम होगी ना। बस स्पीड के कम होने की इसी दर को हम रिटार्डेशन कहते हैं। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे मजेदार सेक्शन 6 पर, फोर्सेस, फ्रिक्शन और ग्रेविटी। ये ब्रह्मांड के वो अदृश्य हाथ है जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम तो हम सब ने रटा हुआ है, हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप छिपा है। अगर बल बराबर और विपरीत हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर देते? इसका जवाब है क्योंकि वो बल अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। जब बंदूक से गोली चलती है तो बंदूक गोली को आगे धकेलती है और गोली बंदूक को पीछे। बल तो बराबर है, लेकिन गोली का मास इतना कम होता है कि वो बहुत तेजी से आगे निकल जाती है, जबकि भारी बंदूक बस हल्का सा पीछे की तरफ झटका देती है। फ्रिक्शन यानी घर्षण, इसके बिना तो हम एक कदम चल भी नहीं सकते। लेकिन इसके भी लेवल्स हैं। सबसे ताकतवर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जो रुकी हुई चीजों को हिलने नहीं देता, एकदम किसी जिद्दी बक्से की तरह। उसके बाद आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब आप किसी चीज को घसीटते हैं। और सबसे कम रुकावट डालता है रोलिंग फ्रिक्शन। इसीलिए तो पहियों वाले सूटकेस ने ट्रैवल करना इतना आसान बना दिया है, क्योंकि रोल करने में फ्रिक्शन सबसे कम होता है। अब जरा इंसानों की स्मार्टनेस देखिए। लिवर्स या उत्तोलक। फर्स्ट क्लास लिवर में आलंब यानी फल्क्रम बीच में होता है, जैसे कैंची। सेकंड क्लास में लोड बीच में होता है, जैसे कूड़ा ढोने वाली पहिया गाड़ी। ये दोनों हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। लेकिन थर्ड क्लास लिवर, जैसे रोटी पकड़ने का चिमटा या खुद हमारा अपना हाथ, इसमें एफर्ट बीच में होता है। ये हमारी ताकत तो नहीं बढ़ाते, लेकिन हमारे काम की स्पीड और रेंज को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देते हैं। और आज के स्टडी सेशन को हम एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग थॉट के साथ खत्म करेंगे। एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग। पृथ्वी के लिए ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब मजे की बात यह है कि इसके फॉर्मूले में कहीं भी वस्तु के मास या वजन का जिक्र तक नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर एक छोटे से पेन और एक भारी भरकम हाथी दोनों को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अंतरिक्ष में फेंका जाए, तो वो दोनों ही पृथ्वी की ग्रेविटी को हमेशा के लिए पार कर जाएंगे। वजन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। है ना ये फिजिक्स का असली कमाल? उम्मीद है आज के इस एक्सप्लेनर ने आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिए होंगे। ऐसे ही समझते रहिए और सीखते रहिए।